तो बिजनेस का पहला एथिक्स है प्रॉफिट बिजनेस में बनना चाहिए, भले कम बने। आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू डू समथिंग। वो बिजनेस वाला डीएनए ना शायद बचपन में ही था। प्रतीक, आपने एक बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में एक नेशन वाइड ब्रांड बनाया। कैसे आपने ये ब्रांड बनाया? अगर आपने कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया है कि आपकी रेवेन्यू 100 रुपए है, आपके खर्चे 120 है डे वन से, देन यू आर नॉट मेकिंग अ स्मार्ट मूव। ऑक्सीजन हमारी फूड प्रोडक्ट को खराब करता है। आप सारा ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं एंड देन यू फ्लश नाइट्रोजन एंड सील इट इन अ बैरियर ट्रेस व्हिच इंक्रीजेस द शेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट। तो मेरा ऐसा मानना है, बड़ा सोचो, बहुत बड़ा मत सोचो। प्रतीक, आपने एक बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में एक नेशन वाइड ब्रांड बनाया है। आपका ब्रांड बिल्डिंग जर्नी कैसे रहा? कैसे आपने ये ब्रांड बनाया? तो बेसिकली आई कम फ्रॉम सिटी कॉल्ड इलाहाबाद, अब प्रयागराज हो गया है इसका नाम। वहाँ पे हमारे पास वी यूज टू हैव मिठाई शॉप। व्हेन आई से वी, आई एम रेफरिंग टू माय डैड। तो वाइल आई वाज ग्रोइंग अप, तो वो मिठाई कैसे बनती है, मिठाई का अरोमा वगैरह वो सब देखा हुआ है बचपन से। एंड उसके बाद वी हैव सीन द टाइम इन इलाहाबाद जहाँ पे जब समहाउ फॉर्चुनेटली हमारा बिजनेस फ्लरिश नहीं कर पाया इलाहाबाद में, एंड डैड हैड टू मूव टू बॉम्बे फॉर लाइवलीहुड। तो वहाँ पे भी चूँकि उनको आता मिठाई का काम था, तो उन्होंने कहा कि चलो कुछ मिठाई का ही काम करते हैं। तो वहाँ पहुँच के उन्होंने जब देखा कि भाई मिठाई की शॉप यहाँ खोलनी है, तो ही फाउंड कि द रेंटल्स इन बॉम्बे वर क्वाइट हाई। तो जो कैपिटल ना के बराबर कैपिटल वो लेके आए थे, बिकॉज इलाहाबाद में काफ़ी लॉस फेस किया था उन्होंने बॉम्बे में। उससे कुछ होना नहीं था, मतलब एक छोटी सी दुकान भी नहीं खुलती, शायद एक पान की दुकान भी नहीं खुलती। तो उन्होंने कहा और आता मुझे मिठाई बनाना है। तो वन फाइन डे ही वॉज वॉकिंग टू ऑल द मिठाई शॉप्स, जो कि काम वही किया है तो इंटरेस्ट उसमें रहता है। तो उन्होंने वहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व की कि जो इलाहाबाद में मोतीचूर के लड्डू मिलते हैं जिस क्वालिटी के, वो क्वालिटी बॉम्बे में अवेलेबल नहीं थी। बॉम्बे में जो मोतीचूर के लड्डू मिलते थे, अगर आपने खाए होंगे, तो वो थोड़े से मोटे होते हैं दाने में, वर्सेस इलाहाबाद में काफ़ी पतली बूंदी के मिलते थे। तो उन्हें लगा कि यार ये अगर मैं दुकान खोलता तो ये मेरा सबसे सुपर हिट प्रोडक्ट बन जाता, बिकॉज दैट इज़ समथिंग जो कि वहाँ बहुत बिकता था और यहाँ पे मिल नहीं रहा है। सो फाइनली उन्होंने ये सोचा कि अगर शॉप नहीं खोल सकते हैं तो क्या हुआ, लेट्स स्टार्ट विद अ स्मॉल वर्कशॉप। और जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड मिठाई वाले हैं उनको बोलते हैं कि साहब आप ये वाला लड्डू अपने पास रखिए, और आई फील कि वो वहाँ से बिकेगा, और बिकेगा तो आप मेरे को पैसा दे दीजिएगा। तो देवर लाइक ठीक है, चलो नया आइटम हमने भी नहीं बनाया है, ट्राई करते हैं। तो वहाँ पे कुछ 4-5 दुकानों से उन्होंने स्टार्ट किया, और ये देखा कि रखने के 2 घंटे बाद ही वापस शॉप पर कॉल आ गया कि यार वो तो फटाफट ख़त्म हो गए। तो वहाँ पे फिर उन्होंने वो चीज़ धीरे धीरे करके मुंबई में फ्लरिश की, काफ़ी स्वीट शॉप्स पे अपने लड्डू बना बना के वहाँ देने लगे, और उन्होंने वहाँ से अपनी एक अपना बेस जो है बॉम्बे में वो कायम किया। एंड सो इस दौरान आई वॉज इन इलाहाबाद, मेरा 12th वहाँ से हुआ, और फिर आई ऑल्सो केम टू मुंबई फॉर माई ग्रेजुएशन। तो आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम मुंबई, एंड आफ्टर दैट वहाँ पे ये एक चीज़ क्लैरिटी थी कि करना बिजनेस है, ये चीज़ शायद बहुत पहले से माइंड में आ चुका था व्हेन आई वाज इन इलाहाबाद, व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप। तो आई यूज्ड टू गो टू माय फादर्स वर्कशॉप इन मुंबई एंड ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन, और उनसे समझता था कि भाई आपको इस बिज़नेस में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, कैसे ये काम होता है, वगैरह वगैरह। तो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट उन्होंने जो हाईलाइट की है मेरे को कि ये काम अच्छा है, लेकिन आई एम मेकिंग द स्वीट्स, गिविंग इट टू मिस्टर एक्स इज सेलिंग इन हिज नेम। तो कहीं पे वो जो नाम होता है वो मिसिंग था, और चूंकि नाम मिसिंग था तो यू कैनॉट कमांड प्राइस इन द बिजनेस, राइट, कि जो प्राइस आपको सामने वाला दे रहा है आपको उस प्राइस पे एक्सेप्ट करना पड़ता था। तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, एंड दैट्स द आइडिया ऑफ
सेलिंग स्वीट्स इन अ पैकेज फॉर्म वाज द आइडिया ऑफ माय डैड। उन्होंने बोला कि किसी तरीके से अगर इसको हम पैकेज फॉर्म में करके अपना ब्रांड बना सकें, सो दैट वुड बी ग्रेट। तो दैट सैट इन माई माइंड, और मेरे को लगा कि जब बिजनेस स्टार्ट करूँगा तो आई विल स्टार्ट विद मिठाई ऑफ कोर्स इन अ पैकेज फॉर्म। तो अपेरेंटली दैट एक्सपांडेड हिज बिजनेस इन बैंगलोर ऑल्सो। वो अपना जो B2B वाला बिजनेस था, एंड he asked me कि your graduation is done, would you like to pursue post graduation now? I said I want to work for a year and see how it goes, and then probably I will do that. तो मैं बैंगलोर आ गया, और बैंगलोर में वो उनका वो वाला काम जो है मैंने एक्सपैंड करना शुरू किया। बट मेरे को वो प्रॉब्लम बैंगलोर में और ज़्यादा नज़र आई जो बॉम्बे में उन्होंने बताई थी कि प्राइस का इशू आता है। तो आई फाउंड कि नहीं, आई थिंक दिस इज़ नॉट डूएबल, लेट मी जस्ट वर्क अराउंड बिल्डिंग अ ब्रांड काइंड ऑफ अ थिंग। देन आई डिसाइडेड ऑल्सो मीनवाइल कि कुछ 1 साल 1.5 साल के लिए मेरे पास गैप टाइम था उस समय कि मैं अपना कुछ हायर स्टडीज़ वगैरह कर लूँ। तो आई गॉट एडमिशन इन बैंगलोर for my post graduation, and I completed my MBA over there. And in 2010 when I finished my MBA, I said कि चलो अब ये पैकेज फॉर्म में स्वीट्स को बेचना स्टार्ट करते हैं। तो दैट वाज द डे व्हेन लाल वाज बॉर्न। तो आई टुक इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 6 lakhs फ्रॉम माय डैड एंड टुक अ स्मॉल प्लेस इन साउथ पार्ट ऑफ बैंगलोर। और कुछ 8-9 लोग आई टुक फ्रॉम हिम जिनको मिठाई बनाना आता था, राइट। तो वो मिठाई बनाते थे, पैक करते थे मेरे लिए, एंड देन उसके बाद उसको डिलीवर करना शॉपकीपर तक, फाइनेंस मैनेज वगैरह करना, तो बाकी सारा काम मैं करता था। तो आई थिंक वी वर द टीम ऑफ अराउंड 10 people वे बैक इन 2010। एंड तो बेसिकली आई गिव यू द इंसिडेंट कि जब मैंने मिठाई को पहली बार एक डब्बे में पैक किया और शॉपकीपर के पास पहुंचा, तो शॉपकीपर वाज लाइक कि यार मिठाई तो यहाँ बिकेगी नहीं सुपरमार्केट में। तो मेरा वो दिन मुझे आज भी याद है, दैट फर्स्ट डे व्हेन इट टुक अराउंड 4 to 5 hours इन एक्सप्लेनिंग द और कन्विंसिंग द शॉपकीपर कि मिठाई भी पैकेज फॉर्म में बिक सकती है। तो वो बोलते नहीं, आप मिठाई की दुकान पे जाइए, दिस इज़ नॉट द राइट प्लेस फॉर यू टू सेल मिठाई। आई सेड देयर वाज अ टाइम जब नमकीन भी लूज में बिका करती थी, अब आप सब पैक में बेचते हो। देयर वर टाइम जब दही और कर्ड वगैरह भी आप देखेंगे तो लूज में बिका करती थी, अब आप पैकेज फॉर्म में बेचते हो, तो लेट्स ट्राई। तो देन आई स्टिल रिमेंबर सदाशिव नगर में एक स्मॉल सुपरमार्केट था जिसने कि कुछ 6 पैकेट रखे, और उसने बोला कि बट आई विल नॉट गिव द पेमेंट प्रतीक, अगर बिकेगा तो ही मैं पेमेंट दूंगा। हमने कहा दैट्स व्हाट आई नीड, आई डोंट नीड द मनी, आई जस्ट वांट यू टू कीप द प्रोडक्ट और लेट्स सी हाउ इट गोज़। तो आई थिंक लगभग शाम का 4 बज रहा होगा, आई एंटर द शॉप अराउंड 12 o'clock। 4 घंटे मेरे को लगभग समझाने में लग गए, और 4 बजे ही फाइनली मेड द माइंड टू कीप 6 पैक ऑफ माई स्वीट्स। उसको भी लग गया कि यार ये लड़का जाएगा नहीं यहाँ पे, तो रख लेते हैं, पैसा नहीं मांग रहा है। आई वेंट, आई वॉज हैप्पी, दैट वॉज द डे फॉर मी। एंड बाय 8:30 ही गेव मी अ कॉल कि यार 5 डब्बे बिक गए। And then how the journey started, we started keeping to more and more shops. The customer response were quite good, and we started with the besan laddu, and that was a white space in Bangalore city. So besan laddu was not that popular over here in Bangalore uh, way back in 2010. So we thought कि चलो let's start with besan laddu, and customer liked that, एंड इट वेंट वेल। तो वहाँ से फिर एक्चुअली एक शुरुआत हुई बेसिकली। वेरी इंटरेस्टिंग। पर प्रतीक, ये आपको मतलब ये कन्विक्शन था आपको कि पैकेज मिठाई बिकेगी और आप भी एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? ऑनेस्टली स्पीकिंग उतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं था। मेरे को ये था कि मेरे को बिजनेस करना है, और बहुत जल्दी आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू डू समथिंग। मतलब वो बिजनेस वाला डीएनए ना शायद बचपन में ही था। इनफैक्ट एक इंसिडेंट मेरे को याद है कि आई
मतलब मेरे को पॉकेट मनी लेने में बड़ा अजीब सा लगता था, तो आई आई वाज लाइक कि चलो यार इसको भी कमा लेते हैं। तो तब मोबाइल फ़ोन्स वगैरह नए-नए निकले थे। तो मोबाइल फ़ोन्स में हम लोग ने एक फ्रेंड से लिया, दूसरे फ्रेंड को बेचा, तो आई यूज्ड टू मेक मनी इन दोज़ थिंग्स ऑल्सो। तो ये था कि नहीं, बिज़नेस में एंट्री करनी है। एंड कन्विक्शन अबाउट पैकेज स्वीट्स वाज़ नॉट टू बी वेरी हाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट इवेंचुअली व्हेन कस्टमर रिस्पॉन्स केम पॉजिटिव, एंड द बिलीफ ऑफ माई डैड कि नहीं यार ये बिक, इनका बिलीफ मेरे से बहुत ज़्यादा था कि भाई पैकेज फॉर्म में स्वीट्स बिक सकती है। तो देन इट स्टार्टेड एक्चुअली। पर बिजनेस क्यों करना था? हाँ, गुड क्वेश्चन। क्योंकि मेरी फैमिली में मैंने सबको आस-पास बिज़नेस करते हुए देखा है और बिज़नेस से ही कुछ बनाते हुए देखा है, राइट? वेदर आई हैव बीन सीन माय मामाज़, आई हैव सीन माय अंकल्स। तो वो फैमिली और हमारी कम्युनिटी में आप देखेंगे तो मेजर लोग सिंधी कम्युनिटी और मारवाड़ी कम्युनिटी में बिज़नेस की तरफ इंक्लाइंड रहते हैं, एंड आई हैव सीन दैट ग्रोइंग अप। तो वो था कि यार वो करना है। आई थिंक दैट वाज़ देयर इन द डीएनए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पर ये जो आपने बोला कि आपने लोगों को कुछ बनाते हुए देखा है, सो जब आपने अपनी जर्नी चालू की होगी देन आप कुछ बनाना चाहते होगे, बट ऑन द वे थॉट प्रोसेस इवॉल्व्स। तो व्हाट इज इट दैट यू आर काइंड ऑफ वर्किंग टुवर्ड्स? आप इवेंचुअली आप क्या बनाना चाहते हो? व्हाट इज इट दैट यू वांट टू लीव द वर्ल्ड विथ? देखिए, ये क्लैरिटी थी कि करना काम है, इसमें मतलब कोई, आई वॉज नॉट चेजिंग माई पैशन कि मेरा पैशन क्या है, मुझे वो करना है। लॉट ऑफ पीपल इफ यू सी, आई मीन दे से यू फॉलो योर पैशन एंड देन समथिंग बिग विल कम, राइट? तो मेरे दिमाग में वो ब्लैंक था। आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू फाइंड अ एरिया जहाँ पे मैं बस मेहनत करूँ और मेरे को रिजल्ट मिले। तो वो, और चूंकि मिठाई मेरे आसपास थी, पैकेज फॉर्म का गाइडेंस मेरे को डैड से आया, आई स्टार्टेड, कस्टमर का रिस्पॉन्स काफ़ी पॉजिटिव आया, तो वहाँ से वो जर्नी इट इट क्लिक्ड ऑन। बट नथिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ ऐसा माइंड में कॉन्क्रीट नहीं था कि यार कि क्या करना है, बड़ा करना है। बट हाँ, डाउट्स, फियर्स, ये हमेशा जब आप कोई भी काम करते हैं डे 1 से डे 10 तक या वट एवर, वो आपको आएंगे until you build something reasonably good फॉर द वर्ल्ड। तो आपको ये ज़रूर लगता है कि यार क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ। अच्छा, इस बीच होता क्या था कि कई सारे लोग ऐसे भी मिलते थे जो बोलते थे कि यार ये तो मिठाई तो देखो फ्रेश ही बिकेगी, राइट? मिठाई पैकेज फॉर्म में नहीं बिक सकती। तो और डाउट आता था कि यार मैं कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत बिक तो रहा है, लेकिन जब लोगों से मिलता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, तो लोग बोलते हैं कि नहीं यार ये चैलेंज तो है। बट व्हाट वी फाउंड पॉजिटिव इन द एंटायर जर्नी, दैट मिठाई, पैकेज मिठाई इवेंचुअली स्टार्टेड बिकमिंग अ स्टेपल प्रोडक्ट फॉर द पीपल हु आर एक्चुअली कमिंग फॉर देयर हाउस होल्ड ग्रॉसरी शॉपिंग, राइट? कि माइंड में नहीं है कि मिठाई खरीदना है, लेकिन दुकान के अंदर आए, दिख गई, उठा लिया। जो कि पैकेज मिठाई है, हाई शेल्फ लाइफ है, अच्छा प्राइस पॉइंट है, तो जल्दी कंज्यूम करने का कोई, मिठाई जब भी आप लेंगे तो एक माइंड में रहता है कि यार वो ख़राब ना हो जाए, राइट? बेसिकली 1 दिन चलती है, 2 दिन चलती है। पैकेज मिठाई के साथ एक ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था कि वो एक रीजनेबली गुड टाइम तक आपके साथ चलती है। तो आई थिंक दैट दैट वेंट ऑन आवर साइड एंड हेल्प्ड अस इन स्केलिंग। तो किस पॉइंट पे आपको कन्विक्शन आया कि ये स्केल होगा? हाँ, गुड पॉइंट। तो बेसिकली जब 2010 से अ, देखिए, पैकेज मिठाई पहले बनाना, पैक जब आप किसी चीज़ को पैक कर देते हैं फूड प्रोडक्ट को, तो एक्चुअली इट फॉल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अंडर अ कैटेगरी ऑफ पैकेज एफएमसीजी कैटेगरी, राइट? तो और एफएमसीजी का नॉलेज बिल्कुल ज़ीरो नहीं था, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन काम करता है, फाइनेंसेस काम करते हैं। तो पहले 1-2 साल तो मेरे को सीखने में लग गए बिजनेस को, सप्लाई चेन को मेंटेन करना, पॉइंट ऑफ सेल्स को और रिफाइन करना, राइट? फिर जब दो अराउंड 12 टू 14 आई वॉज एक्चुअली बिल्डिंग अप द नेटवर्क टू सेल द स्वीट्स। तो कुछ करीब 1000-1500 दुकानों पे हम लोगों ने अपनी मिठाइयाँ रखा दी थी।
और प्रोडक्ट लाइन सिर्फ बेसन लड्डू था मेरे पास। तो एक 2014 आते आते हमारे को एक चीज़ समझ में आ गई कि बेसन लड्डू से काम चलेगा नहीं। पीपल वांट मोर वैरायटी। मिठाई में अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जिस प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ सबसे कम है उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी मिठाई की दुकान पे जाएंगे, अगर आप साउथ इंडिया में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा बिकता है मैसूर पाक, जिसकी शेल्फ लाइफ 4 to 5 डेज होती है। आप नॉर्थ इंडिया में जाएंगे, सबसे ज़्यादा बिकता है मोतीचूर का लड्डू या काजू कतली, जिसकी शेल्फ लाइफ अगेन 3 to 4 डेज होती है। अब 3 to 4 डेज में, क्योंकि ये सारी मिठाई में मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जो कि बेसन लड्डू में बहुत कम होता है। बेसन लड्डू हैज़ ऑलमोस्ट 0 वाटर, तो उसकी शेल्फ लाइफ बाय इट्स ओन इज़ अराउंड 3 to 4 मंथ्स। बट ये सारी मिठाइयाँ जो सबसे ज़्यादा कस्टमर पसंद करते हैं और ज़्यादा बिकती हैं, उनकी शेल्फ लाइफ 3 से 4 दिन। 3 से 4 दिन में सप्लाई चेन को क्रैक करना, आप कब बनाओगे, कब अपने डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई करोगे, फिर वो आगे रिटेलर को सप्लाई करेगा, एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। तो वो 14-15 का मोमेंट मेरे लिए बहुत टफ था। आई वॉज लाइक कि यार ये काम शायद बहुत बड़ा बन नहीं सकता, क्योंकि आपके पास सारे प्रोडक्ट्स को कवर करने की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, शेल्फ लाइफ ही नहीं है। तो अगेन, तो मैंने कहा एक काम करते हैं, अगले 6 महीने लगाते हैं शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड करने में। अगर वो होगा तो ठीक है, वो नहीं होगा तो फिर दुकान बंद करके कुछ और सोचेंगे। तो ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ द R&D, आई हैपन टू मीट अ जेंटलमैन जो कि एक टेक्नोलॉजी को इंडिया में प्रमोट कर रहे थे। द टेक्नोलॉजी इज वाइडली नोन टुडे एज अ MAP, मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग, जिसके तहत आप क्या करते हैं कि यू रिमूव द ऑक्सीजन फ्रॉम द प्रोडक्ट। तो बेसिकली ऑक्सीजन हमारे फूड प्रोडक्ट को खराब करता है। आप सारा ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं एंड देन यू फ्लश नाइट्रोजन एंड सील इट इन अ बैरियर ट्रेस, which increases the shelf life of product to 4x to 5x depending on the product to product. तो he met me। अच्छा, वो US MNC कंपनी थी, इंडिया में प्रोडक्ट एक्सप्लोर कर रही थी किस प्रोडक्ट पे हमारी टेक्नोलॉजी काम करेगी। US में इट इज बीइंग वाइडली यूज्ड इन सैलेड्स, नॉन वेज आइटम इन अ पैकेज फॉर्म। इंडिया में सैलेड्स इन अ पैकेज फॉर्म इज नॉट रियली दैट बिग। तो उनको किसी ने बोला यार मिठाई में दिस टेक्नोलॉजी कैन वर्क, यू स्टार्ट मीटिंग द मिठाई वाला। तो दैट जेंटलमैन स्टार्टेड मीटिंग ऑल मिठाईज वाला, एंड ऑल मिठाईज वाला वाज सेइंग कि भाई आप, हमारे को आपकी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम तो फ्रेश बनाते हैं और दुकान पे शाम तक फ्रेश बेच देते हैं, तो मेरे को एक्चुअली शेल्फ लाइफ की ज़रूरत नहीं है। देन समवन टोल्ड हिम कि यार एक कंपनी ऐसी है जो कि मिठाई में शेल्फ लाइफ को खोज रही है और इस तरीके से उनका नेटवर्क काम करता है। तो ही रीच्ड आउट टू मी। तो व्हेन आई हर्ड हिम ओवर द कॉल, आई वॉज लाइक, तो ये तो भगवान के रूप में आ गया बंदा। तो मैंने पहली मीटिंग रखी उसके साथ में, तो बोला प्रतीक आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट भी रहेगा R&D के प्रोसेस में। अगर आप करते हैं तो ये टेक्नोलॉजी आपके प्रोडक्ट पे काम कर सकती है। मैंने कहा यार मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, क्योंकि दिस इज अ डू और डाई फॉर मी, राइट। तो देन वी पिक्ड अवर फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर R&D। बोले आप कौन से प्रोडक्ट से करना चाहेंगे? मैं कहा मैं बैंगलोर बैठा हूँ, लेट्स ट्राई विद मैसूर पाक, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा बिकता है यहाँ पे। तो मैसूर पाक पे हम लोग ने करीब 3-4 हफ्ते का एक R&D प्रोसेस रन किया, और उस R&D में ये देख के आया कि प्रोडक्ट विच यूज्ड टू स्टे फॉर 4 days इज ईजली गेटिंग स्टेड अराउंड 45 to 60 days without compromise in the taste and without putting any kind of a harmful preservative in the pack. Oh wow. I was very happy. I was like कि ये तो चमत्कार हो गया यार, मतलब आई एम हैप्पी। उसने कहा इफ़ यू आर हैप्पी यू, तो बेसिकली ही दे आर द मशीन सेलर्स। तो उन्होंने बोला ठीक है, अब ये आपको मैं पहली मशीन सेल करता हूँ। दैट पॉइंट ऑफ टाइम द मशीन ओवरऑल इन्वेस्टमेंट was around 30-35 lakh rupees, quite a big amount for me that point of time. But I was again in a doubt, यार ये जो आपने R&D की, ये तो आपने मतलब कुछ सैम्पल्स के साथ की, whether it will work in the entire batch or no, how would you assure me? He said that is the risk which you have to take. मतलब I feel it can be done, but it's up to you. And Pratik, if you will not buy my machine, I will also close my shop and go back to US. Because
और कोई मिठाई वाला मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहा है। आई सेड चलो लेट्स डू इट। तो वहाँ पे दैट वन कॉल, अगेन दिस कॉल आई वांट टू हाईलाइट एंड टेल योर ऑडियंस स्पेशली कि कभी कभी जो हम लोग बोलते हैं ना बिजनेस में रिस्क लेने की ज़रूरत है, वो वैसे रिस्क आपको लेना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। वी टुक द शॉट, हमने मशीन मंगाई, इंपोर्ट की इंडिया के अंदर, बहुत छोटी सी मशीन थी, टेबल टॉप मशीन। तो वो हमने अपना फाइनल बैच मैसूर पाक का कमर्शियल बैच बनाया और देखा कि वो शेल्फ लाइफ 45 डेज और शुरू हो गई। वी स्टार्टेड विद 45 डेज, फिर ग्रेजुअली बढ़ते 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 आज वी आर गिविंग 3 months ऑफ शेल्फ लाइफ टू मैसूर पाक। नाउ 15 मिड में हमने मशीन इंपोर्ट की, जून के आसपास। फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने में 9 महीने थे लगभग। तो जो टर्नओवर हमने 10 से लेकर 14-15 तक किया था, वो कंसोलिडेटेड टर्नओवर हमने उस 9 महीने में कर लिया। ओह वाओ। तो हुआ ये कि जब नेटवर्क था मेरे पास, 1000 दुकानों का एक्सेस था, बस मैंने वो प्रोडक्ट रखवाया जो यहाँ बिकता है, मैसूर पाक। अभी तक तो बेसन लड्डू रख रहे थे। तो जब मैसूर पाक रखा तो जो मेरा बेसन लड्डू का फ्रीक्वेंसी रिपीट होने का 1 वीक था या 3 वीक्स था, सॉरी 3 डेज था या 4 डेज था, मैसूर पाक वॉज गेटिंग फिनिश्ड इन आवर्स टाइम। शॉपकीपर यूज्ड टू कॉल मी कि यार प्रतीक ये तो तुरंत तुरंत खत्म हो रहा है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, वहाँ से जर्नी एक्चुअली लाल की जो आप बोलेंगे वो स्टार्ट हुई। फिर हमने मैसूर पाक के बाद R&D की काजू कतली पे, वो भी सक्सेस हुई, मोतीचूर लड्डू पे भी। तो जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे मिठाई कैटेगरी में फास्ट मूवर्स हैं, वो सारा हमने इस टेक्नोलॉजी के अंदर लाया। एंड यू नो, एंड टुडे ऑफ कोर्स वी हैव मेनी मोर मशीन्स लाइक दैट जो कि कर रही है। सो एट दैट पॉइंट जब आपको 30-35 लाख इन्वेस्टमेंट करना था, वो पैसे थे आपके पास या आपने बोरो किए वो पैसे? नहीं, तो वो पैसे जो थे, जो कि मेरा बिजनेस एक रीजनेबली बन चुका था, तो उसमें से कुछ 15-20 लाख मेरे पास, मेरा बिजनेस ही मेरे को बिजनेस में कैश था उतना। बाकी आई टुक सपोर्ट फ्रॉम बैंक, तो बैंक ने इजली ग्रांट कर दिया। बट दैट वाज अ डू और डाई कॉल कि या तो इसके बाद, क्योंकि था क्या कि एक प्रोडक्ट से आप उतना बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स आज आप देखेंगे तो मैसूर पाक इज माय हीरो प्रोडक्ट एंड दैट वन प्रोडक्ट इज अ बैकबोन फॉर आवर कंपनी। व्हाई? बिकॉज दैट इज बीन देयर इन द ट्रेडिशन, मतलब डे इन डे आउट साउथ इंडियंस खा रहे उसको, राइट? बट बेसन लड्डू के साथ वैसा केस नहीं था, वो प्रोडक्ट था बट नॉर्थ सेंट्रिक प्रोडक्ट था। तो या दैट वाज दैट वन कॉल व्हिच वी टुक ऑफ डूइंग एक्सपेरिमेंट विद द जेंटलमैन हैज टर्न द फेट ऑफ द कंपनी। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डिड यू हैव अ प्लान बी कि व्हाट इफ दिस डजंट टर्न अराउंड? आपने बैंक से लोन ले लिए, 15-20 लाख खुद के डाल दिए, देन व्हाट? तो उस समय एक सपोर्ट मेरे को डैड से ये था, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मतलब डोंट वरी अबाउट द लोन पार्ट। अगर बैंक वाला इफ़ यू आर नॉट एबल टू रीपे, विल किल इट ऑफ एंड उसको कर लेंगे। बट फोकस कि तुम्हारा काम हो जाए, जिस तरीके से इफ योर इंटेंट इज टू गेट द शेल्फ लाइफ, वो अचीव हो जाए। और प्लान बी की बात करें तो ये था कि देन आई हैड कपल ऑफ मोर आइडियाज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये, बट ऑल वर in business only, to be very honest. Yeah. So now आप ही लोग ये सिर्फ टेक्नोलॉजी यूज करते हो और you have तो also अब इंडिया में सारे मिठाई ब्रांड्स जो पैकेज कैटेगरी में सब यूज करते हैं। So you guys are Everyone. the ones who pioneered this technology Yes, in India. yes, 100%. So वहाँ से मोतीलाल का जर्नी कैसा था? मतलब had you anticipated that what was that journey? Okay, so Motilal had happened last year, 24 मिड में। तो हमारे को कभी भी फंड रेज करने की बहुत जल्दी नहीं थी। क्यों नहीं थी जल्दी? हाँ, गुड क्वेश्चन। कि हमने बिजनेस डे 1 से जब बनाया था, तो बिजनेस का जो बेसिक फाउंडेशन है उसको स्ट्रांग रखा था, एंड दैट फाउंडेशन इज नथिंग बट अ प्रॉफिट, जो कि आई फील आज के दौर में बहुत सारे फाउंडर्स उस चीज़ को मिस कर जाते हैं। वो बिजनेस स्टार्ट तो करते हैं, उनकी यूनिट इकोनॉमिक्स एकदम क्लियर नहीं रहती है,
और उनको बैक मिलता है किसी न किसी प्राइवेट इक्विटी से विद इन अ स्पैन ऑफ कपल ऑफ ईयर्स, राइट, विच आई फील इन फ्यू केसेस गोज अगेंस्ट देम, क्योंकि उनको फिर उस फंड के थ्रू आगे मूव करने की आदत पड़ जाती है कि जब तक फंड है तब तक कंपनी चल रही है, जब तक किसी का फंड नहीं आया तो फिर सस्टेनेबिलिटी मुश्किल है। तो मेरा हमेशा एक ऐसा एडवाइस रहता है कि कोई भी फाउंडर कोई अगर नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो बिजनेस का पहला एथिक्स है कि प्रॉफिट बिजनेस में बनना चाहिए, भले कम बने। आपका अगर सेल्स 100 रुपये का है या रेवेन्यू 100 रुपये का है तो आपके खर्चे सारे, कॉस्ट ऑफ मेकिंग द गुड्स हो गया या सप्लाई चेन या ऑल एक्सपेंस पुट टुगेदर शुड बी लेस देन 100। कम से कम वो 10-15 रुपये 20 रुपये जो भी आप रखना चाहें, जो आपको बिजनेस आपको अलाउ करता है वो होता है। अगर आपने कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया है कि आपकी रेवेन्यू 100 रुपये है, आपके खर्चे 120 है डे 1 से, देन यू आर नॉट मेकिंग अ स्मार्ट मूव until unless you have a future vision कि यार 3 साल बाद 4 साल बाद ये प्रॉफिट में टर्न अराउंड होगा। बट आई फील कि बिजनेस में प्रॉफिट रहेगा तो यू रियली डोंट नीड इन्वेस्टर्स, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड विद अस कि हमारे को वी ग्रू ऑन इट्स ओन। जो भी पैसा हमने कमाया वापस बिजनेस में लगाया और उससे ही हमने ग्रोथ की। इनफैक्ट why we took a call of raising the fund now, because we of course now we have covered the journey of 0 to 100, and from 100 to 1000 we want to go up, and of course then the a bit fund is required to go in your comfort zone and grow the business. So when we went in the market to raise the fund, and that was the first time, by the way, we went in the market. So we were not sure कि how people would react, कैसा होगा, क्या response आएगा. So we met around 3-4 private equity players, and entire meeting happened in one day. I told my banker कि यार morning में Bombay में land करेंगे, 4 fund से मिलेंगे और शाम तक वापस चले जाएंगे. That was the plan. And you'll not believe, all 4 of them were ready to invest in us. And all 4 of them said कि Prateek, we'll come to the valuation part, we are okay with whatever terms and condition you decide. We want to be associated with you because in today's world, there are only few business where we see that there is a bottom line also. Otherwise, in all the businesses which we are encountering day in, day out, have a red bottom line. So that is what we like about you, that with growth you have a bottom line too. So and we met a lot of them. We like these people, like these folks, and then we decided to go ahead with them. प्रतीक, इतने सालों से आपने बिजनेस रन किया एंड मेंटेनिंग प्रॉफिटेबिलिटी इज़ अ बिग डील, स्पेशली बिकॉज यू डोंट कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे आपको बहुत एक हेफ्टी कैपिटल अपने फादर से मिला है. सो हाउ हैव यू बीन एबल टू डू दिस? So as I mentioned before also कि अगर डे 1 से इफ योर माइंड इज क्लियर कि आई हैव टू कीप अ रूम फॉर प्रॉफिट, माई सेल्स और माई रेवेन्यू शुड ऑलवेज बी मोर देन माई एक्सपेंस, राइट? तो एवरी शॉट यू टेक फॉर योर बिजनेस, आप उस चीज़ को उसमें कॉन्फ़िगर करते हैं. तो इट्स वेरी, फॉर एग्जांपल मैं आपको 2 सिनेरियो बताता हूँ. एक सिनेरियो जिसमें कि हमने एक बिजनेस, एक कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी से चलाई, प्रॉफिट मेंटेन करते हुए, बॉटम लाइन को ग्रीन रखते हुए यहाँ पे लेके आई, वीज़ा भी एक कंपनी जिसके पास मान लीजिए डे 1 से फंडिंग का बैकअप होता है. तो इन दोनों के बीच में ना फाउंडर का थॉट प्रोसेस काफ़ी शफल करता है. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास आज अच्छा खासा फंडिंग रखा हुआ है तो दे वुड बी अ टाइम ना व्हेन आई विल गो लीनियंट. आई विल नॉट थिंक वाइल हायरिंग पीपल कि ठीक है आज 100 की ज़रूरत है, 100 आदमी को हायर कर लो. आई विल नॉट बी मोर थॉटफुल कि नहीं यार और उन 100 की प्रोडक्टिविटी आएगी कि नहीं आएगी, लॉन्ग टर्म में वो सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. तो एवरी step which you take, you don't really think about that. You just do because you have a hefty bank balance with you, right? Vis-a-vis
इन द अदर केस, जब हमारे को मालूम है कि यार हमारा साल का प्रॉफिट 200 रुपये है, तो हम किसी को भी जब कमिट करते हैं या कोई भी एक्सपेंस कमिट करते हैं, तो वेरी केयरफुली वी सी कि यार वो 200 रुपये में सस्टेनेबिलिटी रहेगी कि नहीं रहेगी बिजनेस की। उसमें एक चीज़ ज़रूर होती है, आपकी ग्रोथ आप ऐसे नहीं देखेंगे कि आज आप 100 पे हैं, अगले साल वो 300 हो गई, फिर वो 500 हो गई। सी देयर यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ वैल्यूएशन गेम एंड नॉट अ प्रॉपर साउंड बिजनेस, राइट। इस केस में आपका ग्रोथ जो है दैट कुड बी लेस, मतलब 50% की ग्रोथ हो सकती है आपकी, विच इज़ ऑफ कोर्स अ गुड ग्रोथ, आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड ग्रोथ, बट you will always be mindful, you will always be thoughtful कि मेरे को जो मेरा डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड एक्सपेंस है उसमें ही आगे एक्सपेंशन का सोचना है। तो एक यू नो आई सी लॉट ऑफ फाउंडर्स और अदर लॉट ऑफ पीपल सेइंग दैट कि बड़ा सोचो, सोचने में तो कुछ नहीं जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है, बड़ा सोचो, बहुत बड़ा मत सोचो, क्योंकि आप जब बड़ा सोचते हो तो आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो, राइट। हर चीज़ आप एक एक कदम आप फूक फूक के रखते हो, तो वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करता है इन बिल्डिंग अ सॉलिड बिजनेस। आई कैन ऑलवेज गिव यू एग्जांपल, राइट। हमारी इंडस्ट्री से ही है, आप हल्दीराम को देख लीजिए आज, मतलब इट इज़ इट इज़ अ काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन विच इज़ क्रिएटेड, राइट, विदाउट एनी फंड रेज। आज तक कोई फंड रेज नहीं हुआ, इतना मैसिव बिजनेस खड़ा हो गया और आज भी प्रॉफिटेबली चलता जा रहा है, राइट। तो ये कहना कि सिर्फ फंड रेज से ही बिजनेस चलता है, आई एम एब्सोल्युटली अगेंस्ट दैट। इफ़ योर बेसिक thought process, basic unit economics are well set in business, you can always create a good business which will sustain for generations, not only for few years. तो जब आप ये बिजनेस बना रहे थे, बिकॉज आपने फंड रेजिंग भी यू डिड एट अ लेटर स्टेज इन योर जर्नी, तो आपको हायरिंग में डिफिकल्टीज नहीं हुई थी? Not really. So basically जूनियर मिड स्केल लेवल की हायरिंग तो हम लोग की कंफर्टेबली चल रही थी। आई वुड नॉट से डिफिकल्टी हुई थी, बिकॉज द वर्क कल्चर विच वी मेंटेन एट आवर ऑफिस इज एक्चुअली प्रो एम्प्लॉय फ्रेंडली काइंड ऑफ अ थिंग, कि जहाँ पे वी ऑलवेज से that please ensure that you always have a pressure of work, but that pressure should not convert into the stress, right? The moment is getting converted to stress, you will start avoiding your work. So that kind of culture we try to maintain. Fundraise करने से एक benefit ज़रूर होता है कि lot of talent started getting attracted towards your company, because that is a kind of a proof for what you have built, right? कि नहीं यार, अब इट इज़ बैक्ड बाय इन्वेस्टर, अब तो पैसा है, तो अ हाई लेवल ऑफ रिक्रूटमेंट एक्चुअली दैट इजली गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड द कंपनी, और वो फिर मिल जाते हैं हम लोग को। दैट इज़ वन प्लस पॉइंट आई वुड से कि वो डेफिनेटली होता है। बट यू हैव टू बी वेरी वेरी फोकस्ड कि टू थिंग्स, एट व्हाट स्टेज यू आर रेजिंग ऑफ फंड, एंड पर्पस ऑफ फंड रेजिंग शुड बी वेरी वेरी क्लियर कि क्यों आप ले रहे हो। आपका प्लान अगर आपका कॉन्क्रीट नहीं है, so I think you should not even think about fundraising. I have unfortunate, again this is a very unfortunate line I'm saying, I have seen lot of founders जिनका business ethics day one से सही नहीं था, और 4-5 सालों के बाद उनको रियलाइज होता है कि यार अब हमने कुछ मेस कर दिया है और अब ये बिजनेस आगे बढ़ नहीं सकता। उस समय भी वो फंड रेज करते हैं कि चलो उस फंड रेज से कम मेरा थोड़ा कुछ काम बन जाएगा। So it is an advice to private equity guys also, I'm too small to give advice to them, कि don't be in rush to put the money. It is actually you are destroying your money also as well as the business of the founder also. नहीं, तो वी तो एज रिक्रूटर्स सी दिस वेरी ऑफन। मतलब बहुत बार हम एक सीएफओ को हायर करते हैं बिकॉज एक मैंडेट होता है कि अगले 3-4 साल में, 2-3 साल में आईपीओ करना है, एंड द सीएफओ लैंड्स एंड ही सेज कि भाई आईपीओ की जर्नी लगी रही नहीं है, होने वाली है, आई डोंट नो व्हाई आई हैव काइंड ऑफ कम ऑन बोर्ड।
I think the recent Blue Smart case also kind of Yeah, yeah, validated correct. that, and maybe that's why also talent is also very skeptic and doubtful of founders. Yeah. No, no, I in fact, देखिए, फॉर अ प्राइवेट इक्विटी प्लेयर उनका पैसा 10 कंपनी में डिवाइडेड है, एक चलेगी एक नहीं चलेगी, अल्टीमेटली दे मेक देयर मनी, बट फॉर अ एम्प्लॉय इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज द राइट कंपनी फॉर देम, राइट, बिकॉज उसमें कंपनी का फेलियर नहीं, एक एम्प्लॉय का भी फेलियर दिख के आता है। तो आई थिंक ऑल एम्प्लॉय शुड बी फोकस कि कंपनी पैसा बना रही है कि नहीं, या उनके बेसिक यूनिट इकोनॉमिक्स में पैसा बनता वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, राइट। तो एम्प्लॉय ऑल्सो, लॉट ऑफ एम्प्लॉयज जस्ट गेट अट्रैक्टेड कि काफ़ी फंड रेज है कंपनी को, आईपीओ हम कर लेंगे, बड़ी बड़ी बातों से वो दे गेट कैरिड अवे एंड देन इवेंचुअली दे रियलाइज कि यार इट्स नॉट वर्थ टेकिंग दैट कॉल। तो आई थिंक these employees also have to be very very careful while choosing एटलीस्ट कि किस कंपनी में जा रहे हैं, फ्यूचर क्या है, आईपीओ हुआ नहीं हुआ, बट एक सॉलिड बिजनेस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सो अभी आपके जो आपने एक वर्क कल्चर के बारे में जो बात किया है, सो व्हाट आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दिस टॉपिक इटसेल्फ, सो इफ यू हैव टू डिस्क्राइब दैट, what does work culture looks like in Lal? Okay. So basically, Lal में whenever we hire any employee at whatever level it may be, whether it is being appointed at my level or my manager's level, I always say them कि when you are interviewing a person ना, इंटरव्यू का अगर आप 1 घंटे का इंटरव्यू ले रहे हो, आप आधा घंटा कम से कम ये जज करने में लगाओ और ऐसे क्वेश्चन पूछो जिससे ये मालूम पड़े कि एम्प्लॉय के अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखती है क्या। अगर उसके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसकी फंक्शनल स्किल पे हम काम कर सकते हैं। अगर वो केयरलेस है, अगर आपको दिख रहा है कि नहीं यार वो रिस्पॉन्सिबल बंदा नहीं निकल के आ रहा है, देन जस्ट डोंट गो फॉर इट, इवन अगर उसकी इफ यू रेटिंग हिम 5 आउट ऑफ 5 इन हिज फंक्शनल स्किल ऑल्सो, राइट। तो अगर आई पर्सनली फील कि अगर बंदा रिस्पॉन्सिबल है तो आज नहीं तो कल वो अपनी जगह कंपनी में अच्छे तरीके से बना लेगा, फंक्शंस को वो इम्प्रूव कर सकता है, राइट। एंड सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर बंदा रिस्पॉन्सिबल है तो आपको उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, उसके टारगेट्स, उसका काम, वो आई थिंक एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस। मतलब दैट्स व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस इन माय एंटायर 14-15 years ऑफ करियर कि वी एंश्योर दैट द गाय को, मतलब कोई भी बंदा आ रहा है तो उसको ऐसा माहौल मिले, ऐसा एटमॉस्फेयर मिले कि वो कंफर्टेबली अपने आप को प्रूव कर पाए। But वी शुड what नॉट are बी इन वेरी हरी कि आज बंदा आया है तो वो कल से ही काम करना शुरू कर देगा। पर आप ऐसा क्या क्यूज देखते हो when you do the interview which shows that this person is a responsible person? आई थिंक इट्स वेरी टफ टू बी वेरी ऑनेस्ट कि जो पहले पहले इंटरव्यू में आप जज करिए कि वो रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं है, बट स्टिल वी देखिए बेसिक क्वेश्चन से आपको मालूम पड़ जाएगा कि उनका अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे, उनसे आप कुछ ऐसे सवाल पूछिए कि उनके पिछले कंपनी के बारे में कि वहाँ पे क्या रहा, क्यों उन्होंने छोड़ा, राइट। तो आपको कुछ कुछ चीज़ों में मालूम पड़ता है कि बंदा अपने ऊपर कुछ ले रहा है कि सब कुछ कंपनी पे ही डालता चला जा रहा है, राइट। सो ऑल दोज थिंग्स यू जज एक्चुअली, राइट। सो वी सी लॉट ऑफ एम्प्लॉयज़ कि वो स्पेशली पीपल हु स्विच वेरी फास्ट, दे ऑलवेज से कि इसमें ये प्रॉब्लम था, उसमें वो प्रॉब्लम था। द मोमेंट वी सी अ गाय जो बताता है कि नहीं ये 4 कंपनी में एक कंपनी ऐसी भी थी जहाँ पे मैं आई थिंक मैं और थोड़ा सस्टेन करता तो अच्छा रहता, मेरी कमी थी, तो आई थिंक दैट्स द गाय। सोचो ही नहीं, जो अपने बारे में ऑनेस्टी से बता रहा है कि यार यहाँ पे मेरी कमी रह गई ना, उसको तुरंत ले लो, राइट। सो आई थिंक दैट्स व्हाट वी सी कि बंदा अपने बारे में थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। वी पीपल हु talk always positive about themselves probably during the interview, we have to be very careful. I think that's what I see. No, we have the same hiring strategy within Scrabble, so I think we have a very clear thing that hire for character, because recruitment is a skill that you can teach. I think character is something जो आप Absolutely.
दैट इज आसानी से समथिंग बदल बदल नहीं नहीं सकते सकते, लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल 100%। और ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि दे आई हैव कम अक्रॉस पीपल हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल इन अ पर्टिकुलर फील्ड और एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड दे विल बी एब्सोल्युटली इररिस्पॉन्सिबल इन देयर प्रोफेशनल लाइफ ऑल करेक्ट टुगेदर। करेक्ट करेक्ट, आई एग्री आई एग्री। सो प्रतीक, जब आपने ये बिजनेस चालू की थी, यू वुड बी अ सर्टन टाइप ऑफ पर्सन। आई एम श्योर इतने सालों के जर्नी के बाद यू वुड हैव चेंज्ड फ्रॉम दैट प्रतीक टू बीइंग द प्रतीक दैट यू आर। सो ऐसे कौन से विजडम्स आपने गेन किए हैं इन दिस जर्नी में विच यू कुड प्रोबेबली शेयर विद आवर यूजर्स? See, I think during starting days, I used to be very, very restless. I used to doubt myself a lot, right? जिसकी शायद बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। तो आपको आई फील फॉर एवरी वन लाइफ में वट एवर कॉल दे आर टेकिंग, वेदर इट इज़ देयर पर्सनल कॉल और देयर प्रोफेशनल कॉल, आप एक बेसिक कैलकुलेशन कर लीजिए। और वो कैलकुलेशन करने के लिए आपको 5 से 10 मिनट चाहिए। यार ये डिसीजन मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। हैव हाफ कप कॉफ़ी, डिसाइड दैट इन 10 to 12 मिनट्स कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए, एंड देन जस्ट गो। जब आपने उस पर डबल थिंक करना स्टार्ट किया, तब चीज़ें आपकी और ख़राब होती हैं। दैट्स व्हाट आई हैव सीन लॉट ऑफ डिसीजंस जहाँ मैंने ज़्यादा सोचा, वहाँ पे मतलब दे हैव टेकन मी बैक फॉर 2-3 months, राइट? तो अब आप कितना क्विकली डिसीजन लेते हो? तो अगेन हाँ, मतलब मैं पहले से कंपेयर करूँ तो आई डोंट थिंक मच, स्पेशली इफ इट इज़ वर्क, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आई थिंक बड़े से बड़ा डिसीजन मेरा मुश्किल से 10 मिनट का होता है। 10 मिनट से ज़्यादा अगर मैंने कोई बड़े डिसीजन पे टाइम लिया तो आई थिंक आई एम थिंकिंग टू मच अबाउट द डिसीजन। बट वो 10 मिनट शुड बी अ क्वालिटी टाइम फॉर दैट डिसीजन टू मेक। तो या So patience and quickness of decision making yes, is that what has kind of, evolved during these span of 10-12 years, what you say, I've seen. और ये मिठाई का स्पेस तो आई थिंक काफ़ी बड़ा स्पेस है। देयर आर वेरी फ्यू ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स अभी भी। सो अगर किसी को इस स्पेस में बिजनेस बनाना है, और इफ देयर इज अ यंग पर्सन हु इज वांटिंग टू प्रोबेबली बिल्ड बिजनेस इन एनी अनऑर्गेनाइज्ड स्पेस, सो व्हाट वुड योर एडवाइस और सजेशन बी? So now, if you see from past 1 year, I'm seeing, I don't know if that has happened after Motilal has come into our business. Lot of big companies who had never thought of getting into mithai have gone into mithai now, Which are these right? companies that you Like ITC. ah ITC have entered into mithai. Amul has entered into mithai. MTR has entered into mithai. Right, so I think now they've also seen ki the market size in unorganized is quite big, and एक बीच में ना वो there are few MNCs जिन्होंने ऐसा ऑरा बना दिया था कि eating मीठा is cool but eating मिठाई is not cool, yeah right? So I think वो चीज़ अब we are able to break that thought कि right, in fact if you see from the health point of view ना, you send a well-made mithai in a lab versus you send any other western dessert, and then you ask a nutritionist कि यार कौन सा मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिट है, तो he or she would tell you तो कि नहीं यार, मैसूर पाक का ज़्यादा बेनिफिट होगा वर्सेस अ कुकी। yes of course any day मैसूर पाक का any day ज़्यादा बेनिफिट होगा versus a chocolate, right? But provided you are using a quality ingredients in Mysore pak, right? If you are using that, for example, besan is a very we know a lot of benefits of health benefits of besan in Ayurveda also. So and that is a key ingredient for our Mysore pak. तो हमारे मैसूर पाक का बेसन from day 1 till today we have never purchased from the market. हम हमेशा दाल खरीदते हैं और हमने इन हाउस ग्राइंडिंग मशीन लगा रखी है जिससे हम फ्रेश बेसन अपने आँख के सामने बनाते हैं। ओह वाओ। क्योंकि अगर आप मार्केट से खरीद रहे हो और बेसन में अगर आपके किसी भी तरीके से मिलावट है या तो वो आपकी क्वालिटी को स्ट्रेट अवे इम्पैक्ट करता है। एंड इफ़ यू आर मेकिंग समथिंग विद अ फ्रेश ग्राउंडेड बेसन, उसका टेस्ट भी अच्छा आता है और उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी काफ़ी रहते हैं। एंड
again, you ask people who want to enter into this segment or any other unorganized sector. So see, again, a lot of people say that you are only doing business when you are solving a problem. I don't completely agree to the statement. To make a business, you really don't have to solve a problem. You are actually fulfilling a need of the customer. Let us make little more simpler, right? Because I met few friends few days back. Yeah, I'm trying to find a problem for the society. I said, why? जैसे अगर प्रॉब्लम नहीं बनाएंगे तो ही बिजनेस बनेगा. हमने कहा नॉट लाइक दैट. बिजनेस आपके आसपास ही है, राइट? बिजनेस इज व्हाट? बिजनेस इज मेक द बेसिक्स ऑफ बिजनेस इज एक्चुअली टू मेक प्रॉफिट, राइट? तो आप अपने आसपास ही खोजिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल मिठाई. व्हेन वी स्टार्टेड मिठाई वाज वेरी कॉमन. मिठाई स्टिल इज वेरी कॉमन. वी जस्ट चेंज द वे इट सेल्स, राइट? हमने लूज को पैक बनाया. ऐसे ही आप मतलब कोई भी प्रोडक्ट को पकड़ के थोड़ा सा अलग तरीके से सोच के यू कैन ऑलवेज मेक अ गुड बिजनेस. You don't have to have a rocket science thinking to make a great business, or either you don't have to find a big problem of society to fix the or to make the business. Yeah. But you are a solo founder, right? Yeah, I'm a solo founder. Yes. So did you feel the need of having another co-founder in this journey, because being a founder can also be a tough and a lonely journey? Yes, I totally agree. If you ask me, is there a need from the business point of view? I can say that I have not felt, to be very honest. I mean, you can always create a business as an individual also. You need to just see कि what are your strength, and जहाँ पे आपको लगता है आपकी weakness है, you can always get an employee who can always support you in those verticals, right? But yeah, as far as the loneliness is concerned, I am totally agree to what you say, because there are a lot of ups and downs in the entire journey. So when you are celebrating the highs, you are alone, and when you have a low moment, then also you are alone. So that point of time, of course, there's the family to support you. But that is one thing I would say, कि if you are a personality who cannot take low alone, then you have to have a co-founder. But otherwise, resources are available in the market. You can always build a reasonably good amount of business alone also. So ऐसा लग रहा है कि you are a personality who can take low alone, इसलिए आपने इतनी लंबी जर्नी बता दी है. So उसमें आपका प्लेबुक कैसा है? आप कैसे हैंडल करते हो to be low alone and नहीं, then तो rise up? fortunately I am a very socialist extrovert person who likes to have friends, who likes to speak up. तो I've been like that. मतलब जब मैं बिजनेस के बारे में कुछ गलत हो रहा है तो मैं अपने फ्रेंड से डिस्कस करता हूँ, जबकि आई नो कि उनको उस एरिया के बारे में ज़ीरो नॉलेज है, बट फिर भी आई एम बाउंसिंग ऑफ विद देम कि भाई उनका क्या इनपुट है एक बेसिक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से. आई ऑलवेज बाउंस्ड ऑफ विद माई फैमिली, जिनको लगता है कि यार वो कुछ एक हद तक मेरे को इस पर बता सकते हैं, तो उनका इनपुट सुनता हूँ और फिर मेरे को लगता है कि यार मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, चलो लेट्स रीवर्क द सिचुएशन, एंड फिर वो पॉजिटिव हो जाती है. सो यू नीड टू बी फर्म, डिटरमाइंड कि भाई मेरे को डोंट, एज आई सेड बिफोर ऑल्सो, कि डोंट डबल डाउट ऑन योर सेल्फ. एक बार जो सोच लिया 10 मिनट के अंदर, उस पर आप कायम रहो. एंड ऑल्सो इफ़ यू फील कि नहीं यार मेरा शॉट गलत हो गया है, तो चेंज करने में भी टाइम मत लगाओ. उसमें भी आई थिंक यू शुड बी वेरी वेरी क्विक इनफ टू टर्न अराउंड ऑल्सो. तो ऐसे कोई शॉट्स लिए थे आपने जब आप लाल बना रहे थे जो गलत हो गया एंड आपने क्विकली चेंज कर लिया, या नहीं चेंज कर पाए? नहीं, तो मैंने यस मतलब ऑफ कोर्स आई थिंक हर बिजनेसमैन के लाइफ स्पैन में ऐसे काफ़ी सारे मोमेंट्स आते हैं, बट वी हैव डन इट. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक लेवल पे हम लोग को ऐसा लगा था कि यार वी हैव ओवर कमिटेड, वी हैव हायर्ड अ पीपल जिनको शायद हम उस लेवल पे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे.
और एक की जगह पे हमने 4 हायरिंग कर ली थी, राइट, और बजट हमारे पास एक भी नहीं था। तो ये था कि एंटिसिपेशन कि बिजनेस अच्छा चलेगा और वो भी हो जाएगा। तो मेरे को अगले 2-3 महीने में समझ में आ गया कि नहीं यार, आई थिंक बिजनेस उस तरीके से नहीं इवॉल्व कर पा रहा है, बट ये लोग, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 12-13, जब स्टार्टिंग स्टेज ऑफ द बिजनेस था। तो आई हमली टोल्ड देम कि साहब देखिए ये गलत हो गया है, आप लोग को ले तो आए हैं लेकिन सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो बोले कि यार अभी तो हम प्रोबेशन पीरियड में हैं, आपने इतनी जल्दी बता दिया, हमारे को नोटिस भी नहीं है। हमने कहा आप लोग 3-4 ही लोग हैं, आपके पास, डोंट कंसिडर योर सेल्फ यू आर इन अ प्रोबेशन पीरियड। आप, हमारी कंपनी का उस समय नोटिस पीरियड 1 महीना का हुआ करता था। मैंने कहा आपके पास 1 नहीं 2 नहीं, आप दिमाग से अपने आप को मत बाउंड करिए, कि जस्ट स्टार्ट लुकिंग योर सेल्फ कि कहीं आपको नौकरी मिल जाए। भले आपको अगर 2 महीने का टाइम लगेगा तो हम 2 महीना आपके साथ हैं, 4 महीने लगेगा तो हम 4 महीना आपके साथ हैं। So that we moved them out. In fact, couple of them has rejoined us again in 2018 because they were saying कि यार प्रतीक Kai, we liked the gesture which you showed that point of time. So and now you are a growing stage. I think there's a room for us. So I said, yeah, there's a room for you guys. So and also I feel, I think one uh, advice for employees also I would like to say कि whenever you are exiting a company, don't exit on a bad note, right? Because bad, if you're leaving on a bad note, दो प्रॉब्लम, एक तो आपका उस कंपनी से हमेशा के लिए ख़त्म, दूसरा दिल ऑलवेज बी अ काइंड ऑफ अ बैड माउथ विच हैपन्स, राइट? बट इफ़ यू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप विद द कंपनी, विद द फाउंडर, I think that doors are always open for you. Everyone needs good people in their company, right? So that is something I think all employees should keep in their mind. एक्चुअली आई तो बिलीव कि ग्रेसफुली कहीं से भी एग्जिट करना बहुत कम लोगों को अच्छे से आता है, वेदर यू आर हाँ, लिविंग अ रिलेशनशिप, correct. वेदर यू आर टेलिंग अ वेंडर कि अब we don't want to work with you, or whether it is your employee or employer, because eventually you're part of the same ecosystem. Yeah, absolutely, I think there absolutely. are only, अगर आप मेरे से पूछोगे तो 5% of the professionals who really know how to exit, gracefully and understand this whole, you know, value, that understand this whole thing that you're part of the same ecosystem. But then यहाँ पे कहीं कहीं employers का भी role होता है, because employers also sometimes, like कल ही हमने एक offer दिया है of someone who works in another platform, and उसका सबसे बड़ा fear है कि मेरा resignation के बाद मेरा notice period कैसा होने वाला है. So I think this is a flaw in the ecosystem itself. हाँ. No, but that's very unfortunate. I think both from both the sides, to be very honest, जैसे as I said कि there was a time when I felt that I think I have hired people to whom we couldn't afford at that point of time. तो उनको we gracefully told them कि नहीं, you take the time and move out of the system. So I think humbleness is actually required at all the stages of life, right? Whether it is with the employee, whether it is with your vendors, right? Whether it is with your landlords. I've seen the days when my landlord has supported me, and that's not because of the COVID thing. I'm talking about again way back when the business was not performing well. So they see, everyone sees the intent. If they feel that your intent is clear, they would always like to support you and extend your term or whatever it is, right? So I think तो ये जो आप में humbleness है, is it come because of your basic upbringing, no, or how have you? I feel I have 50% of humbleness, and there should always be a scope of being more humble. Hmm. But yes, I think that is what we have learned from our parents, कि whether things work in your favor or doesn't work in your favor, uh, being and humble would always help you, and there's no downside of being humbleness. So I think that is what we have learned. Who are the entrepreneurs or founders or businessmen, whatever we want to call, who you look up to? See, I mean, of course, there are a lot of business owners and founders with whom we have never met, right? But still, whatever picture is being portrayed by media or by the external environments, we feel that is true, and then basis that
I feel if I want to be like someone, I would prefer Mukesh Ambani, because I feel he's a no nonsense guy, right? And and a focused guy in his venture, to be very honest. Stays always being away from limelight and all those things, and focus completely on the business. So I admire him. So how do we see Lal moving, from here? What are your, growth plans? So now from here again, we are trying to build this company from a company to an institution, right? And as आज के ज़माने में सबको लगता है कि IPO is a way to success. So or it's actually the finishing line. So we are also working towards the IPO. I think in next 3 to 4 years we would be going public. Pratik, what is the vision of Lal in the next couple of years? Swati, again, nothing out of the world, but we want to run the company the way we've been running. Of course, the aspirations and target have become big. We are trying to make a company, an institution out of a company now, and we are actually, trying to take it to the public in next 3 to 4 years. But as I already mentioned that we want to be profitable. तो वो 4 का 5 साल हो सकता है, but we want to go public, by having a healthy bottom line in the company, so that at least we can do justice to the public also. So from a consumer standpoint, जैसे कि हम हल्दीराम के stores में, we go, we, eat. So do you also have aspirations? Will we ever see such, store of Lal as well? So never say no, but but there's no plans, at least in next 12 to 24 months, to open a retail outlet with a fast food format kind of a thing. We want to focus again on our distribution business, because we feel the entire world is open to you, and Indian mithai can be sold anywhere in the country. And today we are selling in US, we are selling in multiple countries, we traction also. So I think there's a lot more to cover as far as the distribution thing is there. But yeah, opening a retail front with a restaurant kind of a model is not there, at least for next 12 to 18 months, I think. So आजकल हर कोई अपने प्रोडक्ट में प्रोटीन लेके आ रहा है, जैसे अमूल ने एक प्रोटीन छाछ लॉन्च किया है. तो आप लोग भी ऐसा कुछ इनोवेट कर रहे हो फ्रॉम अ प्रोडक्ट स्टैंड पॉइंट, और यू आर स्टिकिंग टू द कोर? No, we are sticking to the core, क्योंकि protein is an aspect which you can just, it's a marketing gimmick. I mean, we also use besan, it has a protein in it, right? So it's easy for us to promote that, but we feel that is not really the ethical way of doing it, right? Because अगर बंदा प्रोटीन देख के वो पैक खरीद रहा है, तो आई फील प्रोटीन के साथ साथ और अनहेल्दी चीज़ें नहीं जानी चाहिए उसकी बॉडी पे, राइट? तो दैट इज़ देयर, एंड लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि हाउ आर यू स्विंग द हेल्थ एंगल ऑफ द बिजनेस, क्योंकि लोगों का शुगर लेवल्स इज गोइंग अप, आप मिठाई बेच रहे हो वगैरह वगैरह. तो आई फील कि वी हैव क्रिएटेड बिजनेस फॉर मासेस, राइट? इंडिया और भारत का कॉम्बिनेशन आप देखेंगे तो आई फील कि पूरी कंट्री का जो 15-10% है वो इंडिया है, बाकी पूरा भारत है. तो हमने भारत के लिए प्रोडक्ट बनाया है, और वो जो भारत का भारतीय है वो सुबह से शाम तक मेहनत करता है, और उसके लिए एक पीस मिठाई डेली, इट्स अ पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस. तो वो इतनी मेहनत करता है कि उसके लिए वो एक पीस कहाँ जाता है उसको पता ही नहीं पड़ता है. So I think we want to stick to the core of what we are doing, and not really going towards the healthy angle of the mithai. And now when you are sitting with your father, at home, how does he look at your journey? Because from nowhere you have taken and built a brand out of this. I'm sure he would be feeling proud. He's not too expressive, but I can read that out of his face, right? Because
I feel, if you ask me who is Pratik, I would say, Pratik is a son who became an entrepreneur by fulfilling his dad's dream. Oh, wow. Yeah, Are you proud of the journey? of course I am, and I should be. Yeah. So just the last section is, Pratik, we run a talent agency. So if there is anything from a talent standpoint that you would want to kind of, ask me, more than happy to, take up those questions. No, and we are associated with you also, trying to build a few top leadership team through your, company. And the only thing I feel that, I'm sure you must be doing, but just to double click on that, I think there's a thorough interview of a candidate should happen at the consultant level also, right? Before it actually Yeah, that's true. pass on to the That's what principal we are employer. paid for. Yeah. So I think if that is being taken care properly, I think that's where your credibility gets built up. So that's the only thing.